नमस्कार दोस्तों, मैं रूपेश विकास गुप्ता। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो काफ़ी लोगों के लिए ज़रूरी हो सकता है और वो है मेंटेनेंस ऑफ हस्बैंड। दोस्तों जब हम मेंटेनेंस की बात करते हैं तो ये सिर्फ पैसे, घर, काम तक सीमित नहीं होता है। इसमें इमोशनल, मेंटल और फिजिकल सपोर्ट भी शामिल है। दोस्तों दोस्तों क्या आप जानते हैं 2021 में भारत में हुई 1,64,000 से ज़्यादा सुसाइड की घटनाओं में 72% से ज़्यादा पुरुष ने अपनी जान दी है, जबकि महिलाओं की संख्या ये लगभग 27% के लगभग है। इससे भी ज़्यादा दोस्तों चौंकाने की बात है कि इसमें 80,000 से ज़्यादा जो मैरिड थे वो पुरुष थे, जबकि शादीशुदा महिलाओं की संख्या लगभग 28,000 थी। तो दोस्तों ये आंकड़ा केवल एक नंबर नहीं है, ये हमारे समाज का आईना है। ऐसा क्यों होता है, चलिए समझते हैं। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट बताती है कि 33% पुरुषों ने फैमिली प्रॉब्लम्स, पारिवारिक समस्याओं के चलते अपनी जान दी, जबकि 5% के लगभग पुरुषों ने शादी की समस्याओं के कारण अपनी जान दी। अब सवाल ये है, क्या हमारा समाज शादीशुदा पुरुषों की मानसिक समस्याओं को लेकर सीरियस नहीं है? क्या उनको इग्नोर कर रहा है, नज़रअंदाज कर रहा है? क्यों सामाजिक दबाव और पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से उन्हें इस हद तक जाना पड़ता है और अपनी जान देनी पड़ती है और वो टूट जाते हैं? दोस्तों इन आंकड़ों और समाज में पुरुषों की मानसिक स्थिति के बारे में बात करते हुए हम पुरुषों के लिए मेंटेनेंस राइट पर भी चर्चा करेंगे अभी। तो दोस्तों सबसे पहले समझना ये जरूरी है, मेंटेनेंस राइट्स में क्या क्या कानून है। तो देखिए भारत में मेंटेनेंस राइट्स के लिए बहुत सारे कानून हैं। इनका उद्देश्य परिवार के अलग अलग सदस्यों को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रदान करना है। तो सबसे पहले हम जिक्र करते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS 2023। इसका सेक्शन 144 मेंटेनेंस की बात करता है। पहले दोस्तों ये CRPC सेक्शन 125 में होता था। ये वाइफ, माइनर चिल्ड्रन, एल्डरली पेरेंट्स को मेंटेनेंस का अधिकार देता है और ये रिलीजन पे रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, किसी भी रिलीजन के लोग मेंटेनेंस का क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 144 BNS के अंतर्गत। अब दूसरा हम कानून समझते हैं हिंदू मैरिज एक्ट। ये स्पेशली हिंदुओं के लिए एप्लीकेबल होता है। इसका सेक्शन 24 है। ये प्रोविजन इनकम मेंटेनेंस की बात करता है, यानी कि कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान कोई भी स्पाउस, चाहे पत्नी है या पति, मेंटेनेंस का क्लेम कर सकते हैं एक एप्लीकेशन पिटिशन लगाकर। दोस्तों अगला सेक्शन है सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। ये परमानेंट एलिमनी और मेंटेनेंस की बात करता है। ये भी जेंडर न्यूट्रल है, कोई भी पति या पत्नी एक दूसरे पे परमानेंट एलिमनी और मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकते हैं। ये डाइवोर्स के बाद होता है। दोस्तों एक और कानून है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। इसका सेक्शन 18 पत्नी अपने पति से मेंटेनेंस का क्लेम कर सकती है। सेक्शन 19 में विडो जो डॉटर इन लॉ है वो अपने ससुर से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। सेक्शन 20 में बच्चे या जो ओल्ड हैं वो अपने माता पिता से क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों इन सारे प्रोविजन से साफ होता है कि वाइफ्स, बच्चे या एल्डरली पेरेंट्स के लिए काफ़ी सारे प्रोटेक्शन है। ये तीनों प्रोटेक्शन उनको एप्लीकेबल है। लेकिन दोस्तों जब हम हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के बारे में बात करते हैं तो हमें विशेष रूप से सेक्शन 24 पर ध्यान देना चाहिए। वह एकमात्र प्रावधान है जो हस्बैंड को मेंटेनेंस क्लेम की बात करता है और कोई भी सेक्शन में हस्बैंड मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकता है। तो अगर हस्बैंड प्रॉपर अर्निंग नहीं कर रहा है, उसके पास पर्याप्त पैसा नहीं है कि वो कोर्ट के केस में लड़ सके, प्रोसीडिंग कर सके उसमें, तो वो मेंटेनेंस की मांग कर सकता है। लेकिन जैसा दोस्तों बताया ये सिर्फ कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान मिलता है, जबकि महिलाओं के लिए तीनों सेक्शंस एप्लीकेबल हैं और सेक्शन 125 CRPC, सेक्शन 18 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, दोनों में महिलाएं बिना किसी डिवोर्स प्रोसीडिंग के, यानी कि कोई भी केस पार्टीज के बीच में नहीं चल रहा है, तब भी वो मेंटेनेंस का राइट करते हैं। अब दोस्तों इसमें एक इंटरेस्टिंग एक प्रीपोजिशन बन के आती है, वो मैं आपको समझाना चाहूँगा। आप समझिए, पति पत्नी दोनों काम करते हैं तो कोई किसी से मेंटेनेंस नहीं मांगेगा आमतौर पे, लेकिन पत्नी मेंटेनेंस मांग सकती है। अगर समझिए पत्नी काम नहीं कर रही है और पति काम कर रहा है, तो पत्नी पति से मेंटेनेंस मांग सकती है, चाहे हम दोनों के बीच में कोई केस चल रहा हो, डिवोर्स प्रोसीडिंग, जुडिशियल सेपरेशन चल रहा हो या ना चल रहा हो। लेकिन अब इसका उल्टा समझते हैं। अगर पत्नी काम कर रही है, और मैं दोस्तों इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, बहुत सारी रिपोर्ट्स में बताया गया, बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं बड़ी-बड़ी वेबसाइट्स पे, इकोनॉमिक्स की वेबसाइट पे पब्लिश होती हैं। उन पे ये बताया गया है कि आजकल महिलाओं की इनकम पुरुषों के बराबर है या प्राइवेट सेक्टर में तो 2 गुनी से भी ज़्यादा है।
तो आप समझिए, अगर पति काम नहीं कर रहा है, ही इज होम मेकर, वो घर चला रहा है, और पत्नी उसकी काम कर रही है और अच्छा कमा रही है, तो पति पत्नी के ऊपर मेंटेनेंस का क्लेम नहीं कर सकता है जब तक उनके बीच में कोई कोर्ट केस ना चल रहा हो। पर ये रेस्ट्रिक्शन दोस्तों पत्नी के ऊपर लागू नहीं है। यानी पति पति को खाने के पैसे मांगने के लिए, किराए के पैसे मांगने के लिए पहले पत्नी के ऊपर डिवोर्स का केस फाइल करना होगा, या किसी भी तरीके का केस जो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर आता है वो केस फाइल करना पड़ेगा, तभी वो मेंटेनेंस मांग सकते हैं, अदरवाइज नहीं। पर पत्नी के ऊपर ये रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, सेक्शन 24 के अंतर्गत दोनों पति पत्नी मेंटेनेंस के लेकर आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अब हम समझ ही गए होंगे, पुरुषों के पास उतने बराबर अधिकार नहीं है जितने महिलाओं के पास बराबर अधिकार हैं। तो दोस्तों अगर आप इस मुद्दों पे चर्चा करना चाहते हैं, समाज में बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो अंत तक रहिए, हम इस महत्वपूर्ण विषय को आगे भी समझते हैं। अब दोस्तों हम ये समझते हैं ये दिक्कत आ क्यों रही है, प्रॉब्लम है कैसे। तो देखिए, कल्चरल नॉर्म अभी भी हमारा समाज, हमारा कल्चर पुरुषों को प्रोवाइडर के रूप में देखता है, उनको स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के रूप में सोचता है, और ये सोचता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल सपोर्ट देना उनकी जिम्मेदारी है, और वो फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मांग सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को मेंटेनेंस में अगर आप मांग रहे हैं तो ये चैलेंज होता है। तो देखिए, अगर हस्बैंड को सक्सेसफुल क्लेम करना है तो उन्हें अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को दिखाना पड़ेगा, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी का क्लियर एविडेंस देना होगा, उन्हें दिखाना पड़ेगा वो कुछ नहीं कमा रहे हैं, उनकी बहुत कम आय है, या हेल्थ इश्यू से वो काम नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद कोर्ट इवैल्यूएशन करने के बाद आपको ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग मेंटेनेंस दे सकता है। दोस्तों अब हम समझते हैं कि हस्बैंड अपने पति अपने अधिकारों की रक्षा कैसे कर सकता है। तो देखिए, सबसे पहले तो वो सबूत इकट्ठा करें, जैसे कॉल रिकॉर्डिंग है, मैसेजेस हैं, चैट्स हैं, इनको संभाल के रखें, ये केस में बहुत काम आने वाली हैं आपके। आप कानूनी सलाह भी ले सकते हैं, जो फैमिली मामलों के जानकार वकील होते हैं उनसे भी आप सलाह ले सकते हैं। अगर आपकी पत्नी ने आपके खिलाफ कोई झूठा केस कर रखा है तो आप उसका भी काउंटर केस कर सकते हैं। BNSS में सेक्शन 379, सेक्शन 215, 215 में प्रोविजन है, झूठे केस के खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हैं। अगर उन्हें कोई झूठा एविडेंस दिया है तो उसके खिलाफ भी आप केस कर सकते हैं। अगर आपको लगता है पत्नी ने आपके खिलाफ कोई केस कर रखा है तो आप एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत के लिए भी जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने से आमतौर पे बचना चाहिए। मीडिएशन में भी आप डिस्कशन कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा तरीका है। दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा, इन सब चीज़ों से तनाव होना बहुत ही स्वाभाविक है। तो देखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अदरवाइज सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो आप अपने केस को अच्छी तरीके से नहीं लड़ पाएंगे। तो दोस्तों, परिवार से भी सपोर्ट लें। अगली सबसे इम्पोर्टेंट बात है, पुलिस किसी भी तरीके की अगर जांच कर रही है तो उसकी जांच में सहयोग करें, और कानून की जानकारी ज़रूर रखें, जैसे झूठे केस में आपको क्या करना है, किस तरीके से आपको अपने अधिकारों को प्रोटेक्ट करना है। तो लीगल थोड़ा समझ बनाने की कोशिश करें आज के दौर में। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हस्बैंड अपने फाइनेंशियल राइट्स को कैसे सिक्योर कर सकते हैं, और खासकर मेंटेनेंस के केसेस में अपने आप को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो देखिए, मैरिज लाइफ में धीरे धीरे करके डिस्प्यूट होना शुरू होते हैं। आमतौर पे एक साथ एकदम से डिस्प्यूट्स नहीं होते हैं। तो देखिए, प्रैक्टिकल तरीके से सोचना बहुत ज़रूरी है। आपको क्या करना है, आपको अपने अकाउंट्स को प्रॉपर मैनेज करना है। उनमें आपको अपने पर्सनल एक्सपेंसेस का हिसाब बनाना है, फैमिली एक्सपेंसेस का हिसाब बनाना है। अगर कोई आपका बिजनेस एक्सपेंसेस है और आपकी सैलरी एक्सपेंसेस है, आपकी अदर अदर तरीके से अगर आपकी इनकम आ रही है तो उनका अलग अलग हिसाब बनाएं। कोर्ट में जिस तरीके की भी जानकारी मांगी जा रही है उस जानकारी को आप कोर्ट में दें, उसको क्लियर सही तरीके से दें। सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, वाइफ की इनकम को भी हाईलाइट करें, उसके भी प्रूफ इकट्ठा करें। सैलरी स्लिप हो गया, ITR हो गया, बैंक स्टेटमेंट हो गया, ये मेंटेनेंस अमाउंट कम करने में बहुत ही सहायक हो सकते हैं। और एक चीज, अगर वो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं तो उसका भी रिकॉर्ड बताएं कोर्ट को। दोस्तों अब अगला पॉइंट आता है चाइल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी में। तो चाइल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी कोर्ट को बताएं, उसका भी प्रॉपर रिकॉर्ड दें कि क्या एक्सपेंसेस है, किस तरीके से आप लोग एक्सपेंस बियर करने जा रहे हैं। अगर पत्नी कोई भी अनफेयर क्लेम कर रही है, कोई भी अपनी इनकम को छुपा रही है, आपकी इनकम को बहुत ज़्यादा बढ़ा के बता रही है, तो उसके लिए आप प्रॉपर एविडेंस दें। ऐसा नहीं है कि आप उसको कंटेस्ट नहीं करें, इसको प्रॉपर तरीके से कंटेस्ट करें। दोस्तों शेयर अकाउंट्स और नॉमिनेशन में सावधानी बरतें। यानी आप किसी भी प्रॉपर्टी को जॉइंट में खरीद रहे हैं, किसी भी अकाउंट को, बैंक अकाउंट को जॉइंट में खोल रहे हैं, तो इसका क्लियर एविडेंस रखें, कौन कितना पैसा लगा रहा है,
किस टर्म एंड कंडीशन में खोल रहे हैं, उसका पर्पस क्या है, ये आने वाले फ्यूचर में डिस्प्यूट्स को मिनिमाइज कर सकता है और मेंटेनेंस डिफाइन करने में आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अब विषय को हम चर्चा करने जा रहे हैं कि चैलेंजेस क्या है। तो देखिए, सबसे बड़ा सामाजिक चैलेंज है। पुरुषों को ये माना जाता है कमाना उनकी जिम्मेदारी है और उनको घर चलाना है। कई बार कोर्ट ने ये भी कहा है, बैग बोरो और स्टील बट यू हैव टू मेंटेन योर वाइफ। तो इस तरीके के भी जजमेंट आ रखे हैं, इस तरीके भी कॉन्सेप्ट हो रखी है। तो आपको एविडेंस से बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना है। अपने इनकम स्टेटमेंट, मेडिकल रिकॉर्ड, अगर जॉबलेस हुए हैं तो किस तरीके से हुए हैं, इस तरीकों को, पूरी रिकॉर्ड को रखना है। ये कोर्ट में मेंटेनेंस के टाइम आपके काम आने वाले हैं। देखिए, सोशल स्टिग्मा भी बहुत बड़ा चैलेंज है। मेंटेनेंस जो पुरुष मांगते हैं उनको अक्सर वीक और इनकैपेबल समझा जाता है, बट आपको इन सब बातों में नहीं आना है। हमारा कानून ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट पुरुषों को ये अधिकार देता है कि अगर उनके पास पर्याप्त इनकम नहीं है तो वो मेंटेनेंस अपनी वाइफ, पिटिशनर जिसने उनके खिलाफ केस किया है या उन्होंने भी केस किया है, तो वो मांग सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट की जिन्होंने मेंटेनेंस राइट के बारे में काफ़ी कुछ कहा है। तो एक केस है विजय कुमार वर्सेस हर्षलता अग्रवाल। ये 2008 का केस है। इस जजमेंट को कई बार रिफर किया जाता है। तो इस जजमेंट में कहा गया है कि अगर पुरुष अपनी फाइनेंशियल नीड को साबित कर देता है, बता देता है कि उसके पास इतना पैसा नहीं है, वो कैपेबल नहीं है, तो वो मेंटेनेंस को क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों, अगला एक केस है रजनीश वर्सेस नेहा। ये सुप्रीम कोर्ट का 2020 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आमतौर पे महिलाएं, वाइफ अलग अलग कानूनों के तहत सेक्शन 125 सीआरपीसी, बीएनएस 144 जो है आपका वो सेक्शन 18 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के तहत मेंटेनेंस कर देती हैं। इस केस में, इस इम्पोर्टेंट केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अलग अलग से पे करने की ज़रूरत नहीं है। इसको कंसोलिडेट करके कोर्ट जब भी डिसाइड करेगा मेंटेनेंस, तो सारे केसों को समझ के एक पॉइंट पे मेंटेनेंस करेगा। दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट केस है ममता जायसवाल वर्सेस राजेश जायसवाल। ये 2000 का केस है। इसमें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा अगर वाइफ वेल एजुकेटेड है और कमाने में सक्षम है तो बिना काम किए मेंटेनेंस की डिमांड नहीं कर सकती है। कोर्ट ने इस केस में सेल्फ रिलायंस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। दोस्तों, एक और लास्ट और एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है गुरिंदर सिंह वर्सेस मंजीत कौर का केस है। दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने इसमें डिसीजन दिया है कि वाइफ अगर कोर्ट के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं कर रही है तो मेंटेनेंस के हकदार नहीं है। तो ये जजमेंट जो है लीगल प्रोविजन के मिसयूज को रोकने में बहुत अच्छा जजमेंट है। दोस्तों, समराइज करके अंत में मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इंडिया में मेंटेनेंस लॉज, विशेषकर हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 24 एक जेंडर न्यूट्रल सेक्शन है। इसके अलावा जो दोनों सेक्शंस की मैंने बात की है, बीएनएसएस सेक्शन 144, सेक्शन 18 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मैरिज एक्ट, ये जेंडर न्यूट्रल नहीं है। ये खासकर महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए बने हैं दोस्तों। लेकिन सेक्शन 24 में आप ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ फैमिली डिस्प्यूट जो आपके केसेस चल रहे हैं अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर कोई भी केस चल रहा है तो आप ड्यूरिंग द केस सेक्शन 24 के अंदर खर्चा मांग सकते हैं, अपनी वाइफ से मेंटेनेंस मांग सकते हैं। और सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत आप परमानेंट मेंटेनेंस और एलिमनी की भी बारे में भी आप बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये राइट जो हम मेंटेनेंस के बारे में देख रहे हैं, इसमें अभी बहुत ज़्यादा इक्वलिटी नहीं है, इक्विटी नहीं है। हमें समझने की ज़रूरत है। लॉ मेकिंग एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन हमें अपने कानूनों को समझना बहुत ज़रूरी है आज के दौर में। इन कानूनों को समझना सभी के लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि ये इक्विटी को बढ़ावा दे रहा है और उन लोगों को सपोर्ट करता है जिन्हें सच्चे अर्थ में इसकी ज़रूरत है। दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको नई जानकारी मिली होगी। हस्बैंड द्वारा मेंटेनेंस क्लेम करने पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। आप हमारी वेबसाइट www.legalcommentary.in पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे हमने डिटेल में ये सारे सेक्शन, सारे रेगुलेशंस, सारे जजमेंट को डाला है, सारा डिटेल दिया गया है दोस्तों। धन्यवाद।